कल बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको बता दिया गया था। ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है द वेलोसिटी, ठीक है, द वेलोसिटी विद ये नहीं क्या सैटेलाइट और ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के अराउंड से सारे वेलोसिटी से कोई किसी ऑर्बिट पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है, उसे को हम लोग क्या लिया था ऑर्बिटल वेलोसिटी। या कह लो किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑर्बिट में फिक्स करने के लिए जिस वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को टाइम देते थे बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक। अगला होता है बेटा एस्केप वेलोसिटी। क्या होते हैं एस्केप वेलोसिटी, हेडिंग करना एस्केप वेलोसिटी। ये क्या होता है बेटा एस्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं? सूरज की रोशनी नीचे कहेंगे बाबा क्या 3 इंटरन के बाद 1 मीटर पर सेकंड। और बेटा कोई लोग एस्केप हिंदी में कहते थे क्या फ्लाइंग वेग, हिंदी वालों ने पढ़ा होगा फ्लाइंग वेग, इंग्लिश में उसे को बोलते बेटा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है एस्केप वेलोसिटी? बट एस्केप वेलोसिटी नहीं किसी पता, ये तो बोर्ड में खूब पूछा जाता था भैया अमूल एग्जाम में, बच्चे को करते थे बच्चों से नहीं पढ़ के आते, पढ़ा तो था तो खड़ा ही पढ़ के आते भी नहीं। क्यों दे रही हो? फ्री के डॉक्टर बनना चाह रहे हो क्या? फ्री डॉक्टर नहीं बनता बेटा, मेहनत करनी पड़ती है। फ्री डिग्री खाली मिलती है हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन पीजी, हाँ महाविद्यालय में, ठीक है। इतना याद दिलाने के बाद तो भाई साहब निकाल हुआ होना चाहिए की तरह बैठिए। देखो होता बेटा एस्केप वेलोसिटी कहते हैं द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट एट द अर्थ सरफेस, ठीक है, सो दैट इट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल पुल एंड कैन नॉट रिवर्स कम टू द अर्थ सरफेस। मतलब हिंदी में कहने की बेटा किसी वस्तु को पृथ्वी तल पर दिया गया हुआ न्यूनतम वेग जिससे वो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्या कर जाए पार कर जाए, दोबारा लौट के पृथ्वी तल पे ना आए, उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। देखिएगा द मिनिमम वेलोसिटी, लिखो बेटा द मिनिमम वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी लिखिएगा द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट, the minimum velocity given to any objects, the minimum velocity given to any object, ठीक है, so that it crosses the यानी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रॉस कर जाए, it crosses the gravitational pull, it crosses the gravitational pull, it crosses the gravitational pull and cannot return to ground, cannot return to ground is called escape velocity, is called escape velocity। उसे कहते हैं बेटा escape velocity, is called escape velocity। कहते हैं बेटा क्या escape velocity कहते हैं, ठीक है, द मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट विल बी क्या तो सो दैट इट कैन नॉट रिटर्न बैक टू द ग्राउंड, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है उसको क्या कहते हैं escape velocity। आप सुनो बेटा कैसे हम फाइंड आउट करेंगे escape velocity कितनी होती है। जैसे कल हम लोगों ने ऑर्बिटल वेलोसिटी किया था, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बेस पे डिफाइन किया गया था? ग्रेविटेशनल पुल के बेस पे, वहाँ पे क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेस पे,
कि अगर कोई बॉडी किसी ऑर्बिट में रोटेट हो रही है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में बेटा, तो उसके लिए वहाँ पे एक सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जो सेंटीमीटर फोर्स था वो किसके द्वारा प्रोवाइड होता था, या और उस ऑब्जेक्ट या जो सैटेलाइट है जो भी लिया आपने उसके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो वहाँ से हमने निकाला था। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी वी की वैल्यू आई थी क्या, √GME/RE+H। अगर एस की वैल्यू वेरी स्मॉल था तो GME/RE नहीं आता, और वही GME जब GRE वैल्यू दिया तो फाइनली आया था क्या, V=√GRE आया था ना। ठीक, अब हमें स्केल वेलोसिटी, कितने लोग स्केल वेलोसिटी फार्मूला याद है? स्केल वेलोसिटी का फार्मूला कितने लोगों को याद है? स्केल वेलोसिटी का फार्मूला कितने लोगों को याद है? और क्या है तो हाँ क्या करते हैं घर पे चला तो पता है और झूठ बोल रही मम्मी बात कराना। चलो देखो कंडीशन क्या है बेटा, कोई भी चीज़ अभी हम लोगों ने कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को या सरफेस से फेंकते हैं इनफाइनाइट पे जाने पे, ठीक है, वो हम मान लेते हैं कि टोटल उससे काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। और इनफाइनाइट पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक, तो उस केस में और हमारे यह सरफेस पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, एम टी होता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसकी जब आप ले लेंगे आप, तो यहाँ पे हम लोग कंजर्व करा देते हैं एनर्जी, किसको, एनर्जी को कंजर्व करा के निकालते। तो लिख लीजिएगा, डिफाइन हो गया, लिखो, देखिए एट यह सरफेस, इफ एट यह सरफेस इसके वेलोसिटी इज वी, इसके वेलोसिटी इज वी, अब कंडीशन क्या होता है बेटा, यह सरफेस पे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी लिखा था -GME/RE दिया है ना। तो होता क्या बेटा, अगर आप यह सरफेस मान लीजिए ग्राउंड है, यह सरफेस पे आप ले रहे हैं, रेडियस हमारी कितनी है, R1। ठीक, अगर यह सरफेस में कोई ऑब्जेक्ट है इसके स्पेस की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी बेटा वो GME/क्या होगा, RE के बराबर हो जाएगा। GME/क्या हो जाएगा, RE के बराबर होगा। अगर यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटा अगर यहाँ से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जब यहाँ से आप प्रोजेक्ट करेंगे तो ये कहाँ ले जाना है, इसको इनफिनिटी पे ले जाना है, मतलब इनफाइनाइट पे ले जाना है। और आपको बोला गया था इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ विल बी 0। ठीक, तो जो हम यहाँ से इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इस पॉइंट पे टोटल जो एनर्जी इसकी होगी वो होगी बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द एयर सरफेस इक्वल टू, मान लीजिए हमने इनफाइनाइट ले लिया, ये हमने क्या ले लिया बेटा, इनफाइनाइट ले लिया। इनफाइनाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी की E' प्लस PE' क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा तो बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, मैक्सिमम हाइट पे जब पहुँचने के बाद पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे होगी वो भी हमारी क्या हो जाती है, 0। यानी कि टोटल जो ये एनर्जी है यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी यहाँ हम जो दे रहे हैं या ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लो कि यह सरफेस पर अगर V वेलोसिटी दिया तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे वो हो जाएगा ½ mv²। और यह सरफेस से जब यहाँ पे जाने पे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही हमारा यहाँ पे गिवन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो नीचे लिखिएगा, लॉस इन, नेक्स्ट लाइन से लिखो, फार्मूला बन जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग बेटा जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे रहे हैं। तो ये कंडीशन आपका होगा, यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन कितने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ पे लेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ½ mv² इक्वल टू बेटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया यह पे, यानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल, यही चीज के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी इनफाइनाइट
जीरो। इनफाइनाइट पे का पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का मान बेटा जीरो हो जाता है। और इनिशियली जो है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो कितना होगा, माइनस mg, जैसे कर लो कितना लेंगे आप, GME अपान RE कर दो, क्योंकि GME अपान कितना RE के बराबर हो गया। ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो था। ठीक, अब कंडीशन क्या होगा, ये हो गया बेटा हाफ mve स्क्वायर कर दो, ये माइनस माइनस प्लस GME अपान कितना, अरे GME बेटा। ठीक, देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। BE स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा BE स्क्वायर इक्वल टू 2GME अपान कितना बेटा RE, तो BE इक्वल टू अंडर रूट 2GME अपान कितना हो गया RE के बराबर हो गया। यानी कि एट द सरफेस जो ऑर्बिटल का इसकी वेलोसिटी होगी वो 2GME अपान RE के बराबर हो गया। अभी हमने कल बताया था GME इक्वल टू GRE स्क्वायर होता है, तो इस फॉर्मूले को और करके हम लिखेंगे BE इक्वल टू अंडर रूट 2GRE स्क्वायर अपान RE। बेटा एक RE कैंसिल होगा, बचेगा कितना, B इक्वल टू अंडर रूट 2GRE के बराबर हो गया। ये हो गया हमारा इसके वेलोसिटी। और G और RE की वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे वैल्यू जो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है, मीटर पर सेकेंड नहीं। ठीक है, हाँ सब्स्टिट्यूट नहीं आएगा ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड बना लो, सब्स्टिट्यूट वैल्यू आप वैल्यू ऑफ क्या G एंड RE इन क्वेश्चन इसमें सेकेंड, इन क्वेश्चन सेकेंड ये आएगा। BE की जो वैल्यू आएगी वो आता है 11.2 किलोमीटर, ऐसे पहले 11.3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, जैसे लिख है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर यह सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को बेटा वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड प्रोवाइड कर दीजिए, तो यह के ग्रेविटेशनल पुल को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा और इनफाइनाइट पे चला जाता है और फिर दोबारा लौट के यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आज के लिए थोड़ा पैटर्न कम हो गया, पहले बच्चे ठंडा वहाँ खाते थे, ना नहीं खा पा जाते थे, यह हुआ क्या हो गया, 2-4 दिन घूमते थे लौट के चले आते थे। और कुछ इतना ज़्यादा वहाँ जाते थे कि वो चले जाते थे दिल्ली तो मुंबई, उसके बाद वो परमानेंट नहीं रह जा सकते। ठीक, तो ये कौन वाला है, ऑनलाइन कहाँ चला गया, गायब हो गया। ठीक, तो वो हो गया B की वैल्यू टू GRE हो गया। और यह सब हम लोग जैसे G और RE की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप लोग टीम वाले लगते हैं रक्षाबंधन में पैसा ज़्यादा पावे क्या सर, उसके बाद देख रहे हैं खर्च करने का क्यों नहीं, तुम्हारे पड़ोसी जहाँ है खबर है बहुत बढ़िया, अपना नहीं बन पा रहा है, बड़ा रेफर पढ़ना पड़ता है, तब जाके बनते हैं लोग। 3 दिन आओगे 13 दिन गायब हो जाओगे, कैसे काम चलेगा। हो गया बेटा, लिखिएगा that is if any object will be projected from your surface
from a surface with velocity 11.2 kilometer per second, with velocity 11.2 kilometer per second, 11.2 kilometer per second. Then it crosses the gravitational pull. Then it crosses the gravitational pull and never becomes to Earth's surface, and never becomes to Earth's surface, and never becomes to Earth's surface. वो लौट के अर्थ के सरफेस पे दोबारा नहीं आता. नेवर बिकम्स टू अर्थ सरफेस. ठीक है, नेवर बिकम्स टू क्या हो गया बेटा, यह सरफेस को लौट के वापस नहीं आता है. ठीक, चलिए चित्र समझ गया. जैसे भी हम लोगों ने दिखाया कि सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देख रहे हैं, इस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया. 11.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो क्या करके स्केल कर गया. अगर इसे बेटा सीधा ना देखे, हम ऐसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड दे दें तो क्या स्केल करेगा या नहीं करेगा? तो स्केल करेगा या नहीं करेगा? बोला गया था. क्वेश्चन क्या बना था, तो लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, the value of escape velocity from Earth's surface is depend करता है angle of projection, does not depend on angle of projection. ठीक है, may not be depend on angle of projection. तो angle of projection को डिपेंड करेगा या नहीं करेगा. जैसे यह सरफेस से सीधा फेंकेंगे तब आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से देखने में स्केल करेगा, या किसी एंगल पे फेंकेंगे तब भी कर जाएगा या नहीं करेगा. क्या करना समझेंगे. अगर स्केल कराना है तो सीधा ऊपर फेंकना कंपलसरी है, या किसी भी एंगल में आप देखेंगे तब भी स्केल कर जाएगा. सीधा फेंकेंगे तभी जाएगा, अगर एंगल में फेंकेंगे तो नहीं जाएगा. और लोग बेटा, और लोग जल्दी बताओ. क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं बीच में. ठीक है, बोला गया. ठीक है, द वैल्यू ऑफ escape velocity at Earth's surface will be 11.2 kilometer per hour. ठीक, its value depends on angle of projection. ठीक है, आज क्या है, वैल्यू डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और नॉट. इसकी वैल्यू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, तो उस केस में अगर सीधा फेंकते हैं तब तो 11.2 होता है, सब लोगों ने पढ़ा है. तो किसी एंगल पे फेंकेंगे तब भी उतना ही जरूरत होगी, या उससे ज़्यादा या उससे कम. हाँ, अच्छे से कम होगी. आप लोग एंगल पे उसे प्रोजेक्ट किया जाए तो उस केस में इसके वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट जो होगी वो उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा या उससे कम. कितने लोगों के पास बुक्स हैं, हाथ बताओ. कितने लोगों के पास बुक्स हैं, किताबें कितने लोगों के पास हैं? अरे बोर्ड वाली ही सही है. ठीक, अभी हम लोग तो नहीं लिया हो, बोर्ड वाली है वो भी जान रही है. बिना लिए पास हो गए. तो फिर क्या जवाब था, बिना पढ़े सब पास हो गए. हाँ बेटा, देखिए दो चीज़ें हैं. आप दो काम बार बार आपको बोला जाता है, बिना उसके हम वो नहीं है यार. ठीक है, या जो दो वाले ज्ञान दिया उससे आप पूछ लीजिए. आपसे तो बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा एक पास में. तो पढ़ने मतलब बिना क्वेश्चन किए, बिना आपको घर पे बैठ के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सिलेक्शन संभव नहीं है. ठीक, इसलिए बुक से होना कंपलसरी है. और बुक्स के साथ साथ क्या, खाली बुक्स होना नहीं कंपलसरी कि भैया हम बहुत मोटी 5 बुक लिए थे इसकी, अब पढ़ते हैं को नहीं. हाँ, तो होना भी कंपलसरी है, उसको पढ़ना भी क्या है कंपलसरी. क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बुक के थ्योरी में नहीं मिलती है, वो आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन में मिलेगा. ठीक है, तो उस कंडीशन में आजकल ऐसा नहीं, सब बोर्ड में वो फिक्स है, ये क्वेश्चन पूछा ऐसे जाता है, वहाँ कोई चेंज नहीं. यहाँ पर क्या
ऐसे नहीं पूछा जाता है, कैसे कैसे पूछा जाता है वो सब जब आप लगाएंगे तो आपको पता चलता रहेगा। बाकी तो जितना लगा एक्शन हो सके हमको बताइए देते हैं, पर ध्यान रखिए। सुनो बेटा, हमें लगता है जैसे आपने रॉकेट कन्वर्सन देखा होगा, जब लॉन्च वगैरह होता है, सेटेलाइट की लॉन्चिंग वगैरह होती है, टीवी वगैरह न्यूज वगैरह दिखाता है, कितने लोग देखते हैं जब आप सेटेलाइट वगैरह लॉन्च होती है। अपने हिंदुस्तान में बहुत सारा आजकल हो रहा है, कितने लोगों ने देखा आप बताओ, कितने लोग? तो ये सब खाली सीरियल देखते हैं। हाँ ठीक, अभी तो दूसरे क्या अरे किसी भी मोबाइल पे देखे, टीवी पर देखे, कहीं देखे, देखने से मतलब होगा। तो देखा बेटा, देखिए आप देखते होंगे जो लॉन्चिंग होती कैसे कराई जाती है, वर्टिकल, ठीक, इसीलिए कन्फ्यूजन होता है, हम देख के भी गलत समझ जाते हैं। ठीक, वर्टिकली जब भी हम सेटेलाइट देखो लॉन्च की जाती है तो उसका प्लेटफॉर्म जो होता है इस तरह से टाइप डिजाइन होता है, वो वर्टिकली निकलता है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं जरूरी है बेटा कि अगर स्केप कराना है तो आपको वर्टिकली ही फेंकना कंपल्सरी है। ठीक है, तो उस केस में अगर आपको किसी बॉडी को स्केप कराना है, आप सीधा फेंकेंगे तभी 11.2 सेकेंड की स्पीड चाहिए, किसी एंगल पे फेंकेंगे तभी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए। रीजन क्या होता है ना बेटा, यर्थ क्या है, यर्थ के चारों में एक स्पेसिफिक रीजन में हमारा ग्रेविटी काम करता है। तो ऐसा नहीं खाली ऊपर ही काम कर रहा है, इधर भी उतना ही काम कर रहा है, इधर भी उतना ही काम कर रहा है, इधर भी करेंगे तो उतना ही काम करेगा। तो सभी डायरेक्शन में जो आपका ग्रेविटी जहाँ पर वर्क कर रहा है वो सब डायरेक्शन में कैसा है, सेम है। तो चाहे ऑब्जेक्ट को आप सीधा सीधा फेंकिए, चाहे किसी एंगल से आप क्या करिए, प्रोजेक्ट करिए, इसके वेलोसिटी जो नीडेड होगा या सरफेस पे हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, और वो मास पे भी डिपेंड नहीं करता है कि 1 किलो बम फेंकेंगे तो 11.2 लगेगा, 20 किलो बम फेंकेंगे तो क्या उसका 10 गुना लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो मास ना तो मास पे डिपेंड करता है ना तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक, नाइदर मास ना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तब ये लोग जितने छोटा फेंके चाहे बड़ा फेंके, किसी को भी आपको स्केप करना है तो वेलोसिटी उतनी ही चाहिए, लेकिन बड़ा फेंकने पे आपको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ज़्यादा चाहिए। क्या एनर्जी की वैल्यू आपको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, वहाँ अगर आपका लार्ज मास है तो आपका जो एनर्जी सिस्टम का होना चाहिए रॉकेट का, वो हमें ज़्यादा चाहिए, तभी वो स्केप करा पाएगा। ठीक है, या तभी वो किसी ऑर्बिट में क्या कर पाएगा, सेट कर पाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी प्रोवाइड कर पाएगा। तो वो चीज़ें आपकी होती है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्केप वेलोसिटी कोई भी मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मेरे फार्मूले मास आया था क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ा रहे, इसके पढ़ा, किसी फार्मूले आपको मास फैक्टर नहीं आया। इसका मतलब मास को डिपेंड नहीं करता। छोटे को फेंकना होगा तब भी उतनी वेलोसिटी चाहिए, बड़े को फेंकना होगा तब भी उतनी ही वेलोसिटी चाहिए। अंतर होगा एनर्जी का। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, कंफ्यूज अगर होइएगा, पानी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यही पढ़ा है ना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बेटा वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो कहीं ऐसा लिखा हुआ क्या, जब 1 ml पानी लेंगे तो 100 डिग्री पे होगा, 10 लीटर लेंगे तो क्या 1000 पे होगा। ठीक है क्या, तो चाहे क्या 1 ml हो चाहे 1000 लीटर हो, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। मास डिपेंड मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, केमिस्ट्री में इसी को कहा जाता है क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। ठीक है, तो उस केस में जो मास पे डिपेंड नहीं करता उसे इंटेंसिव कहते हैं, जो मास पे डिपेंड करता है उसे एक्सटेंसिव कहते हैं। केमिस्ट्री से जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे अपना। देखो, तो ये भी मास पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो क्या स्मॉल बॉडी हो चाहे लार्ज बॉडी हो। ठीक, तो ना तो मास पे डिपेंड करता है ना तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो कलर पेंस वहीं लिख लीजिए, अब याद आएगा ना, इतना देर वाटर लिए तो याद रहना चाहिए। आप देखना किसी एंगल में जा रहा है तो एनर्जी ज़्यादा नहीं, वेलोसिटी वही चाहिए, एंगल वेलोसिटी उतनी ही ला सकती, एनर्जी भी ज़्यादा ला नहीं होगी। ठीक है, दोनों चीज़ें वही रहेंगी, बस अगर मास ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मास कम होगा तो लगेगी। अभी एक दिमाग में आपके आता थे रॉकेट को कहें सीधा सीधा फेंकते भैया, अगर ऐसा है रॉकेट तो इसलिए वर्टिकली में क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है कि कभी कभी रॉकेट प्रोपल्शन में यानी कि जब लॉन्चिंग होती है फेल हो जाता है। आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, कहा गया ना सप्लाई लॉन्च हुआ और फेल हो गया। जब फेल्ड होता है, अगर आपने किसी एंगल पे फेंका है और फेल्ड हो गया तो ये भी हो सकता है किसी सिटी पे जाके गिर जाए। पॉसिबल है ना, जैसे किसी एंगल पे फेंका, अब पता लगा जाके दिल्ली सिटी पे गिर गया, अगर बड़ा क्या तो सैटेलाइट दिल्ली तो गई अपनी। हाँ, तो उस कंडीशन में उसे वर्टिकली और ऐसे रीजन में आप देखते होंगे लॉन्चिंग पैड जो भी किसी भी कंट्री ने बना रखा है ऐसे रीजन में है जहाँ पे एक लार्ज डिस्टेंस तक वहाँ पे क्या
क्या नहीं है, कोई शहर बाहर वगैरह नहीं होते हैं, जिससे इनकेस कभी अगर फेलोर भी होता है केवल चलो देखो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनकेस अगर कभी फेलोर होता है बेटा तो उसी सराउंडिंग रीजन में ही आसपास में ही गिरे, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि उसका तो लॉस होगा सिस्टम का, बाकी अगर किसी शहर पे अगर गिर गया तो पता नहीं कितना लॉस होगा या अनकाउंटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से जब भी लॉन्चिंग की जाती है वर्टिकली की जाती है, और हमेशा जो लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं किसी भी कंट्री ले लीजिए वो ऐसे रीजन में बनाया गया है जहाँ पर सराउंडिंग में कोई आपका सिटी बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो वो उस पर्पज़ से सीधा फेंकते हैं, अदरवाइज टेढ़ा फेंकेंगे तभी वो उतनी ही उसको वेलोसिटी की जरूरत होगी। ठीक, आप ये एंगल से जितना क्षेत्र है उससे एंगल ज़्यादा मतलब डिस्टेंस ज़्यादा रहता है। आपने फ्रिक्शन पढ़ा है? जैसे यहाँ से ये एंगल बना है, आपने बता दीजिए जब हम लोगों ने मोशन पढ़ा था इसीलिए फिर कहा था ना, इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक गिरने में जितना समय लगता है अगर स्मूथ सर्फेस है यहाँ से यहाँ तक भी चलाने में क्या लगता है उतना ही समय लगता है, क्योंकि यहाँ जो लिया जाता है कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, वर्टिकल लेते हैं। वर्टिकली कितना वो डिस्टेंस कवर किया है, तो जैसे आपने यहाँ से पे कमाने करा आपको क्रॉस करना था, यहाँ से पे कर दोगे तो ये वर्टिकली बनाएंगे डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं चल रहे हैं ना, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो लिख लीजिए पॉइंट, देखिए द वैल्यू ऑफ escape velocity, the value of escape velocity, the value of escape velocity, the value of escape velocity does not depends, value of escape velocity does not depends, escape velocity does not depends on, ऐसे कर लो, does not depends neither on कर दो, neither on mass nor angle of projection, neither on mass nor angle of projection, ना तो मास पे डिपेंड करता है बेटा ऑब्जेक्ट के और ना ही एंगल ऑफ किस पे प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है, ना मास पे डिपेंड कर रहा है ना एंगल ऑफ किस पे डिपेंड करता है प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है, वो चाहे जिस भी एंगल पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो सेम लगेगा। ठीक है, इसके वेलोसिटी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी सरफेस पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही रिक्वायर्ड। ठीक, हाँ अगर एनर्जी पूछेगा तो बदल जाएगा मास पे बेटा, एनर्जी क्या होगा आपका मास पे बदल जाएगा, क्या रहेगा, इतना कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिएगा अगला पॉइंट, अब यहाँ पे काम आता है बेटा रेडिएशन, कभी कभी हम लोग बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बेटा रेडिएशन, ऑर्बिटर वेलोसिटी कल ही बता दिया था, रिलेशन पूछा जाता है escape velocity और ऑर्बिटर वेलोसिटी में, रिलेशन बिटवीन इसमें escape velocity एंड ऑर्बिटर वेलोसिटी, लिखिएगा रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल एंड escape velocity, ऑर्बिटल एंड escape velocity। जब हम लोग बात करते हैं ऑर्बिटल और इसकी escape velocity की, तो कल हम लोगों ने लिखा था आपने लिखा VE √2GRE लिखा ना, एंड VO बराबर का लिखा था बेटा √ कितना लिखा था ना, सिंस V √2GRE यानी VO कितना √GRE, इसका मतलब VE बराबर होगा बेटा कितना VO √ भाई इसकी रूट दिया नहीं है, हमने √2 को अलग कर दिया, √2 कर दिया VO, VE VO √2, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम्स कौन सा होता है escape velocity होता है, escape velocity की जो वैल्यू होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम्स हो जाता है। ठीक, अब अगला कंडीशन का बनता है बेटा अगर हम यह सरफेस से किसी हाइट पे पहुंच जाए पहले से, नोट कर लेते हैं, नोट करिए
हो गया। अगर बोला जाता बेटा, अगर आप यह सरफेस से किसी का हाइट पे अगर आपको शिफ्ट कर दिया जाए पहले से, जैसे आप एक पर्सन को आप यह सरफेस से स्केल कराना है, दूसरा 200 किलोमीटर ऊंचाई पहले से, तो उस केस में किसको इसके वेलोसिटी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक को एयर सरफेस पे रखा गया, दूसरा 200 किलोमीटर ऊंचाई पे पहले एयर सरफेस से रखा गया, दोनों को स्केल करना है, तो किसे इसके वेलोसिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा? जो आ सकते हैं रीजन क्या है बेटा, अभी वो 200 किलोमीटर हाइट पे है, दैट मीन्स जो इस ऑब्जेक्ट को जो अर्थ पे उसे 200 किलोमीटर जाने में जितनी एनर्जी खर्च होगी ना, ऑलरेडी उतना एनर्जी वो क्या है पहले से वो गेन कर चुका था, तभी वो उस पोजीशन पे है। तो उस कंडीशन में यानी कि इसकी वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी, यह सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या करेगी, रिड्यूस होती जाती है। तो यह सरफेस पे वैल्यू जो होगी वो लार्जेस्ट होगी। अगर एबव हाइट पे हम लोग निकालते हैं तो वहाँ पे वैल्यू जो होगी वो रिलेटिवली लो। यह सरफेस पे कैसा होगा, लार्जर होगा, एबव हाइट पे जब लेंगे तो क्या होगा आपका लो होगा। तो यहाँ से दिखा देते हैं क्या कंडीशन बनेगी, उसके बेस पर हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हो जाएगा। ये केस बनता है हमारा इसका, इसके वेलोसिटी का कैसा होगा क्या होगा, उसके बेस पर प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो लिख लीजिएगा, ऐसे पॉइंट बना लीजिएगा, पॉइंट पूछे जाने वाले हैं बेटा, लिखिएगा। On moving above the air surface, on moving above the air surface, above the air surface, the value of on moving above the air surface, the value of escape velocity, the value of escape velocity will be, value of escape velocity will be decreases. जल्दी से इसमें निवेदन कर लो, फिर आगे बात किया जाए। लिखिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। Escape velocity, क्वेश्चन है बेटा, escape velocity on the earth is, escape velocity on the earth is 11.2 kilometer per second. Escape velocity on the earth is 11.2 kilometer per second. What would be the escape velocity of a planet? What would be the escape velocity on a planet whose whose mass is whose escape velocity on a planet whose mass is 1000 times, whose mass is 1000 times, and the radius is 10 times, whose mass is 1000 times and radius is 10 times that of the earth, क्वेश्चन समझ लीजिए, जिनको नहीं समझ आया क्वेश्चन बोला गया बेटा, अगर एयर सरफेस पे इसके वेलोसिटी की वैल्यू जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो उस प्लेनेट पे इसके वेलोसिटी की वैल्यू आप फाइंड करना है जिसका मास अर्थ के मास का 1000 टाइम्स ग्रेटर है। मतलब मास जितना अर्थ का उसका कितना 1000 गुना ज़्यादा है, और उसके रेडियस अर्थ के रेडियस का 10 टाइम्स ग्रेटर है। रेडियस 10 गुनी बड़ी है और मास जो है उसका कितना है 1000 टाइम्स है आपका लार्जर है। तो उस केस में उस प्लेनेट में इसके वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, उस प्लेनेट पे इसके वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है।
5 मिनट वेट करते हैं, तब जाते हैं पानी पीने, तो सर 15 मिनट वेट करते हैं। एक होता है जल्दी करिए। यह सरफेस पे वेलोसिटी ये एफ पे है। जब हम लोग बी प्लैनेट पे करेंगे तो ये भी आएगा अंदर 2 ई एम प्लैनेट अपान क्या आर प्लैनेट हो जाएगा, होगा ना। इसकी जो वैल्यू दी गई है बेटा, ये बोला गया हमारा कितना है 11.2। इसका देखो मास जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 1000 एम के बराबर है और रेडियस की वैल्यू 10 आर के बराबर है ना। इसको अगर हम काट के लेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो बी पी की जो वैल्यू आती है जिससे 100 का रूट ले लेते हैं 10√2 ई एम ई अपान कितना हो गया आदि के बराबर हो गया। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है आपका, यहाँ पे यह सरफेस पे कितना दिया है 11.2 दिया गया है। इसके जगह तो बेटा 10 × 11.2 दैट इज 112 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, यानी कि उस प्लैनेट पे उसकी जो स्केल वेलोसिटी आपकी होगी बिग प्लैनेट है इसके बीईवी का बीईवी। ठीक, उस प्लैनेट पे जो स्केल वेलोसिटी है वो कितना है 112 इंस्टेंट टाइम्स आपका ग्रेटर हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा वो 10 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा यह सरफेस के रिस्पेक्ट में। तो यह सरफेस पे जो वैल्यू है इसके वेलोसिटी का मतलब कितना हो गया 10 टाइम्स ग्रेटर हो गया। ठीक, आया था नहीं समझ में आया? कितने लोग नहीं समझ पाया बेटा, कितने लोग नहीं समझ पाया हाथ उठाओ। मतलब पूछने की बात तो लोग हाथ उठा दे, अरे नहीं आया तो पूछ लिया कर, शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ सभी सबके क्या बराबर इज्जत वाले हैं। हाँ ठीक,
समझते हो हमारा वाला कम है तुम्हारा वाला ज़्यादा है, सबका वही है। चलो देखो इसके बेरासी फार्मूला आपको बोला था यह सरफेस पे √2 GME अपन आ रही, एक तो √2 जी आ रही था, दूसरा √2 GME अपन आ रही। क्योंकि हमें मास और रेडियस को कंपेयर करना है इसलिए GRE वाला नहीं यूज़ करेंगे। वहाँ स्मॉल जी होता तो जी की वैल्यू हर पोजीशन चेंज होने के साथ क्या होता है, बदलता है, जबकि कैपिटल जी की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। कैपिटल जी सेम रहता है, स्मॉल जी क्या करेगा, बदलता रहता है। ठीक, तो फार्मूला ये था √2 GME अपन आ रही होता है। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये दिया है। फिर आप क्वेश्चन में आपको वैसे होता भी यही है। बोला कि एक प्लैनेट है जिसका मास अर्थ के मास का 1000 टाइम्स ग्रेटर है और रेडियस की वैल्यू कितनी है, 10 टाइम्स ग्रेटर है अर्थ के रेडियस का। तो हमने क्या किया, प्लैनेट के लिए फार्मूला हो गया √2 GMP अपन RP। GMP मतलब मास ऑफ द प्लैनेट, RP हो गया रेडियस ऑफ द प्लैनेट। यहाँ पे बेटा √2 GMP का मान चुके क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि मास ऑफ प्लैनेट इज 1000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के मास का 1000 गुना है। तो हमने इसको लिख दिया 1000 ME, जहाँ MP था मैंने क्या कर दिया 1000 ME का दिया, यानी मास ऑफ अर्थ का दिया। और जहाँ RP था वहाँ 10 क्या कर दिया, 16 नहीं है बेटा, ये 10 है और ये क्या था 1000 था। 10 क्या है आपका RE हो गया, 1 0 1 0 कैसे, यहाँ बचा 100। ठीक, 100 का रूट हो गया 10, तो 10 को हमने पहले ले लिया बाहर, इस 2 को नहीं डिस्टर्ब किया, केवल 10 100 वाले रूट को हमने क्या कर लिया पहले बाहर कर, तो 10 हो गया। रूट में बचा क्या 2 GME अपन RE बच गया। और इस √2 GME अपन RE की वैल्यू कितना दिया गया है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू आपकी कितनी आ गई, हो गया। अभी भी डाउट है तो जल्दी सबमिट करो। पहले देख लीजिएगा टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, नेक्स्ट पॉइंट करिए हेडिंग करिएगा, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। मुझे बेटा जल्दी करो, और खाली कापी में ही नोट ना किया करिए, कुछ दिमाग में भी रहना चाहिए। क्यों जी, तो कापी लेके जाओगे नेट एग्जाम में, और मुझे जाके जोड़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा समझ लिया करिए। देखिए टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, देखो बेटा जो सैटेलाइट होता है जो दीवार करता है अर्थ के सराउंडिंग किसी ऑर्बिट में, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का जो सम होता है टोटल एनर्जी के बराबर होता है। लिखिएगा टोटल एनर्जी आप पहले लिखिए, वैन सैटेलाइट इज दीवार, वैन सैटेलाइट इज दीवार, वैन सैटेलाइट इज दीवार अराउंड सैटेलाइट में दीवार पे अराउंड या सरफेस, अराउंड या सरफेस, अराउंड अर्थ का तो सरफेस लिखना जरूरी है, अराउंड अर्थ। देखिए इट कॉन्सिस्ट ऑफ बोथ, इट कॉन्सिस्ट ऑफ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इट कॉन्सिस्ट ऑफ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगा ई टोटल
ये काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी की सम के बराबर होता है। टोटल जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा आपका सम के बराबर होता है। फिलहाल काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ एम वी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है माइनस क्या जी एम ई एम अपान आर ले लेते हैं। आर की वैल्यू आर के बराबर हो सकते हैं, आर प्लस एस पी हो सकता है, ये कंडीशन। और जो जी एम क्या काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है, ठीक है, जब पे क्लोजर ऑर्बिट में उसकी वैल्यू होता है जी एम ई एम अपान 2r, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का आधा या उसके क्लोजर ऑर्बिट में जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी की हाफ। और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो लिख लीजिएगा। तो टोटल एनर्जी होगा जी एम ई अपान 2r हो गया बेटा, इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है जी एम ई एम अपान 2r, अब प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस जी एम ई एम अपान कितना r, ये प्लस में नहीं माइनस में, ठीक है। तो वैल्यू जो आपकी आएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो 2r एलसीएम हो गया तो 2 टाइम्स यहाँ से जुड़ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस जी एम ई एम अपान 2r। समझे, इस पर बढ़ाएं ई टोटल हो गया, ई वैल्यू एलसीएम लेंगे बेटा तो 2r आएगा, बता रहे थे लेकिन आपको बाबा ही देंगे। जी एम ई एम ये हो गया, और इसका क्योंकि आर था तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 ई एम ई एम। बेटा ये माइनस है ये प्लस में है तो नेट वैल्यू का ठीक है, ये टोटल ही कर दो माइनस जी एम ई एम अपान 2 इंटू आर। ये टोटल एनर्जी होता है किसी सेटेलाइट का जो अर्थ के सराउंडिंग ऑर्बिट में क्या कर रहा है दीवार कर लीजिए, माइनस जी एम ई अपान 2r। यानी काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है उसी के नेगेटिव साइन के बराबर होता है टोटल एनर्जी। एक बार इसी स्टेटमेंट में पूछा गया था, टोटल एनर्जी आपके सेटेलाइट विल बी इक्वल टू, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या काइनेटिक एनर्जी बट साइन विल बी नेगेटिव, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, बाकी कल आगे